गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम आपकी फर्स्ट क्लास लेंगे और आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा का अर्थ होता है सम प्लस ज्ञान, यानी पूरी तरीके से हमें ज्ञान होना। और किस चीज़ से होता है? नाम से। अगर हम किसी भी व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, गुण है, किसी का भी नाम लेते तब हमें पता चलता है कि वह चीज़ यह है। अगर उसका नाम नहीं होता तो हमें कुछ भी पता नहीं चलता। इसीलिए संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव या दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा जो है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहली होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा और तीसरी भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? किसी भी एक चीज़, किसी भी एक स्थान, एक व्यक्ति, एक प्राणी, एक वस्तु आदि का जो बोध कराते हैं वो शब्द हमें क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि कोई प्राणी है, जैसे रमेश है, अंजना है, हिरन है, मोर है, ये बहुत सारी जो है ये सारी संज्ञा है। लेकिन पर्टिकुलर एक चीज़ व्यक्तिवाचक का पूछे तो कोई, जैसे बहुत सारी नदी है, उन नदियों में से किसी यमुना नदी है, गंगा नदी है, वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिल्ली, ताजमहल आदि ये क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड पार्ट है जातिवाचक संज्ञा, यानी जो शब्द हमें पूरी जाति का बोध कराएं। जैसे कि गाय कोई सी भी हो सकती है, तो गाय जो है वो पूरी जाति का बोध करा रही है तो वो हमें जातिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन अगर हम उस गाय के अंदर कहें कि काली गाय, तो वो काली जो शब्द है वो व्यक्तिवाचक के अंदर चला जाएगा। इसी तरीके से तीसरी संज्ञा होती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक में क्या होता है? जिन संज्ञाओं द्वारा गुण, स्वभाव, दोष, दशा आदि का बोध हो वे भाववाचक कहलाती है। जैसे भी किसी भी व्यक्ति के अंदर जो गुण होता है, जैसे सत्य गुण है, उसमें दान करने का है, दर्द है, स्नेह है, प्यार है, दुलार है, ये सारी चीज़ें किसमें अंदर आएगी? भाववाचक। यानी किसी भी व्यक्ति है, स्थान है, गुण है, उनके अंदर अगर कोई गुण है, कोई विशेषता है तो वो हमें क्या कहलाएगी? भाववाचक संज्ञा। अब जैसे कोई प्राणी है, इस प्राणियों में जैसे ये रमेश है, तो रमेश किसी एक पर्टिकुलर एक चीज़ का नाम है, इसीलिए वो किस में चला जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन बच्चे सारे हो सकते हैं, पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, इसीलिए वो किस में चले जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा में चले जाएंगे। इसी तरीके से ये मेज है, सारी मेज ही होती है, इसीलिए वो किस में जाएगी? जातिवाचक के अंदर। लेकिन हम उस मेज के अंदर कह दें कि वो लाल वाली मेज है, वो काली वाली मेज है, तो अगर उसमें काली, लाल ये लगा दिया है तो वो कौन सी चली जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरीके से मिठास, सुख, दुख, गर्मी, सर्दी, बुढ़ापा, बचपन, ये जितनी भी विशेषताएं हैं वो सारी किस में जाएगी? भाववाचक संज्ञा के अंदर। अब बहुत सारी संज्ञाएं होती है, उनमें हमें क्या करना होता है? भाववाचक संज्ञा बनानी होती है। जैसे मित्र कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है। अगर इसे भाववाचक बनाना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? मित्रता। इसके अंदर भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए ता है, पन है, ये स्व है, ये चीज़ें लगाकर हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। बच्चा जातिवाचक संज्ञा है तो इससे भाववाचक क्या बनेगा? बचपन। गुलाम, गुलामी, अपना, अपनापन, सर्व, सर्वस्व, भला, भलाई, मधुर, मधुरता, गरीब, गरीबी। झुकना का भाववाचक क्या होगा? झुकाव। चुनना, चुनाव, काटना, कटाई। इसी तरीके से बहुत सारी जो संज्ञाएं होती है उन्हें हम भाववाचक बना सकते हैं। जैसे माता, मातृत्व, मानव, मानवता, शिक्षक, शिक्षा, मम, ममत्व, आप, आपा, सरल, सरलता, चालाक, चालाकी, गरम, गर्मी, हंसना, हंसी, दौड़ना, दौड़, सजाना, सजावट, थकना, थकावट आदि। इस तरीके से आपको बहुत सारी कोई सी भी संज्ञा दे दी जाए उससे आपको भाववाचक संज्ञा बनानी आनी चाहिए। गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम शुरू करेंगे ईवीएस के अंदर लेसन नंबर 2 मूवमेंट ऑफ फैमिलीज का पार्ट 2।
मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि मूवमेंट ऑफ फैमिलीज़ किसे कहते हैं। फैमिलीज़ का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना और वहाँ जाकर सेटल हो जाना, उसे हम मूवमेंट ऑफ फैमिलीज़ कहते हैं, उसे हम माइग्रेशन कह सकते हैं। इसके बहुत सारे रीजंस है और उसके बहुत सारे इफेक्ट भी होते हैं, उसके बहुत सारे परिणाम भी होते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में हमने थोड़ा बहुत उसका पढ़ा था, हमने देखा था। उसका मेन रीज़न क्या हमने देखा था, वो था स्टारवेशन और फैमिन। स्टारवेशन मीन्स होता है भूखमरी और फैमिन मीन्स होता है अकाल। अकाल और भूखमरी के कारण लोग किसी पार्टिकुलर जगह पर, जब किसी गांव में रहते हैं और वहाँ पर अकाल पड़ने लग जाता है, तो लोग वहाँ से भागकर कहीं और दूसरे गांव में या फिर सिटीज़ में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। मेन रीज़न तो ये था उसका सेकंड रीज़न हमने ये देखा था कि हायर एजुकेशन के लिए पेरेंट्स अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए गाँवों से निकलकर सिटीज़ में जाकर रहने लग जाते हैं अपने बच्चों के साथ, क्योंकि गाँव में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती है कि वहाँ पर हायर एजुकेशन मिल सके। तो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए वो गाँवों से सिटीज़ में जाकर अपने बच्चों के साथ जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। उसके अंदर हमने एक स्टोरी देखी थी। किशन नाम का एक व्यक्ति था, उसकी एक छोटी सी फैमिली थी जो गांव में रहते थे। उसकी वाइफ, उसका एक बेटा और उसकी बेटी थी, जो गांव में डेली वेजेस पर वर्क करते थे। डेली वेजेस का मतलब मैंने आपको कल समझाया था, दैनिक भत्ते पर। जैसे मजदूरी पर कारीगर लोग जो होते हैं, जो रोज का काम करते हैं, रोज के वो पैसे ले जाते हैं, तो उसे हम डेली वेजेस करते हैं। तो उसके अंदर वो काम करते थे। हिज सन वाज स्टेइंग इन क्लास 11th और डॉटर इन क्लास 9th। उसका बेटा 11th क्लास में था और उसकी बेटी 9th क्लास में थी। ही थॉट आफ्टर द पासिंग ऑफ हिज सन ही हैड टू सेंड हिम फ्रॉम द विलेज टू गेट हायर एजुकेशन। उसने सोचा कि जब उसका बेटा पास हो जाएगा तो उसको हायर एजुकेशन देने के लिए उसको गांव से बाहर भेजना पड़ेगा। ही थॉट ही विल हैव टू स्टे देयर अलोन फॉर स्टडी एंड इट वुड बी अ कॉस्टली अफेयर। उसने सोचा कि जब उसके बेटे को हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ेगा तो उसे अकेले रहना पड़ेगा वहाँ पर, और वो उसके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। कॉस्टली मीन्स होता है महंगा। सिमिलरली आफ्टर 3 years ही विल हैव टू send daughter to out of village for higher education. Hence he decided that as he is working as a labor on daily basis in the village. तो उसी तरह से उसने सोचा कि जैसे फिर उसकी बेटी के भी 3 साल जब कंप्लीट हो जाएंगे, जब उसकी हायर एजुकेशन का टाइम आ जाएगा, तो उसकी बेटी के लिए भी उसको भी उसे गांव से बाहर भेजना पड़ेगा हायर एजुकेशन के लिए। तो फिर उसने डिसाइड किया कि जैसे वो गांव में वर्क करता है डेली वेजेस के ऊपर लेबर के रूप में, लेबर की तरह, तो उसी तरीके से वो सिटी में भी वर्क करेगा। ही कैन डू द सेम, सो ही वुड गेट शिफ्टेड देयर विथ हिज फैमिली। तो इसलिए वो फैमिली के साथ सिटी में जाकर शिफ्ट हो गया। बट वंस ही मूव्ड इनटू सिटी, बट जब वो सिटी में चला गया तो ही फेस डिफिकल्टी इन गेटिंग हाउस ऑन रेंट। तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, बहुत सारी डिफिकल्ट को फेस करना पड़ा। उसके बहुत सारे रीज़न ड्यू टू हाई रेंट, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर वो जाकर सिटीज़ में जब वो जाकर रहने के लिए गया अपनी फैमिली के साथ, तो वहाँ पर जो उसने रूम किराए पर देखे तो वो बहुत महंगे थे, बहुत कॉस्टली थे। ही कुड अफोर्ड ओनली अ सिंगल रूम ऑन रेंट इन द सिटी। लेकिन वो खाली सिंगल रूम ही अफोर्ड कर सकता था। अफोर्ड करना मतलब कि उसके बजट में उसको इतना ही वो अफोर्ड कर सकता था कि वो एक सिंगल रूम को ही वो ले सकता था। तो उसको ये प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ रही थी। नेक्स्ट ही इंटायर फैमिली हैड टू लीव। उसकी पूरी फैमिली वहाँ पर उसके साथ रह रही थी, उसी रूम में स्लीप एंड कुक इन द सेम रूम। उसकी पूरी एंटायर फैमिली उसी रूम में रहती थी और उसी रूम में सोती थी और उसी रूम में खाना बनाते थे वो। His neighborhood was also not a familiar one for him. Neighborhood means पड़ोसी। जो उसकी जहाँ वो लोग सिटी में जाकर जब वो रहने लगी वो फैमिली, तो उनके पड़ोस में जो लोग थे वो भी उनके साथ फैमिलियर नहीं थे, मतलब कि उनका परिवार जैसा व्यवहार नहीं था, अच्छा व्यवहार नहीं था उनके साथ। He had to put more efforts to meet his daily need also। और उनको बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ते थे। efforts means होता है प्रयास करना, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ रहे थे डेली नीड्स के लिए। मतलब डेली नीड्स मीन्स ज़रूरत की, जो रोज़ की ज़रूरतमंद चीज़ें होती हैं जिनकी हमको ज़रूरत होती है, जैसे खाना, ऐसी चीज़ों के लिए उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। सिटी बीइंग कॉस्टलियर, सिटी जो शहर था वो बहुत ज़्यादा महंगा होता जा रहा था। ही वर्कड इन द डे एज अ लेबर एंड अ सिक्योरिटी गार्ड इन द नाइट। तो
वो दिन भर तो एक लेबर की तरह, लेबर मतलब मजदूर की तरह काम करता था, और रात को वो सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता था। सिक्योरिटी गार्ड मीन्स चौकीदार की तरह काम करता था। वो 2 टाइम जॉब करता था। ही डिसाइडेड टू गो बैक टू हिज विलेज एट द कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन ऑन हिज चिल्ड्रन। उसने डिसाइड किया कि जब उसके बच्चों की एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो वो वापस अपने गांव में लौट जाएगा। कंप्लीशन मीन्स होता है कि उसकी पढ़ाई को पूरी कर देना, फिनिश कर देना। You might have seen around you that some children have to leave their homes for higher education. आपने भी अपने आसपास, अपने घर के आसपास देखा होगा कि बहुत से बच्चे हायर एजुकेशन के लिए गांवों से सिटीज में आकर रहते हैं अकेले। They live in a hostel, वो हॉस्टल में रहते हैं। Get a room on a rent for their study at other place, और वो हॉस्टल्स में रहते हैं और रूम लेकर रहते हैं रेंट पर। Some people move to other city permanently. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परमानेंटली किसी जगह पर मूव चले जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर परमानेंटली वहां पर जाके शिफ्ट हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड इमिग्रेशन, उसे हम कहते हैं इमिग्रेशन। पीपुल हु मूव टू अदर सिटीज आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स। जो पीपुल अदर सिटीज में जाकर परमानेंटली रहने लग जाते हैं, ऐसे पीपुल्स को हम इमिग्रेंट्स कहते हैं। अब हम आगे इसके ये डिस्कशन है, इसको आप घर पर ओरली इसको आप पढ़कर समझ सकते हैं। हैज़ एनीवन फ्रॉम योर फैमिली और अदर फैमिलीज अराउंड यू गॉन आउट ऑफ विलेज सिटी फॉर एजुकेशन। आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जो हायर एजुकेशन के लिए या हायर एजुकेशन के लिए विलेज या सिटी से बाहर, विलेज से या सिटी से कहीं और बाहर पढ़ने के लिए गया हो? तो ये आपको ओरली इनको डिस्कस करना है अपने घर पर। If you need to get out for studies, what arrangement would you do for this? अगर आपको स्टडीज के लिए, पढ़ने के लिए अगर बाहर जाना पड़ेगा तो आप उसके लिए क्या अरेंजमेंट करोगे? अगर आपको इन फ्यूचर जाना पड़ा तो आप उसके लिए क्या क्या अरेंजमेंट करोगे, वो आपको इसमें देखना है। स्टेट रीजन फॉर विच पीपुल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। उसका क्या रीजन है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं, तो वो उन रीजन्स को आपको लिखना है। हाउ डू सच पीपुल कंटिन्यू देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन। ऐसे लोग अपने बच्चों के एजुकेशन को कैसे कंप्लीट करेंगे, कैसे उनके एजुकेशन को वो पूरा करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। When people have to settle at some new place, what arrangement they have to make? जब पीपुल नई जगह पर जाते हैं, नई प्लेस पर जाते हैं, तो उनको क्या क्या अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, उनको कैसे सेटल होना पड़ता है। क्योंकि हम जब अपने नेटिव प्लेस से कहीं और जाकर शिफ्ट होते हैं तो हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। हम उस एरिया को हमको जानना पड़ता है, वहाँ के आसपास के लोगों को हमको समझना पड़ता है, वहाँ के लोगों के बोलने का तरीका, रहने का तरीका, सब कुछ हमको जानना पड़ता है। तो शुरू में हमको थोड़ा एडजस्ट भी करना पड़ता है। अब हम आगे, ड्यू टू एनी रीजन इफ यू नीडेड टू सेटल एट अ न्यू प्लेस। आपको कोई ऐसा रीजन, अगर आप कहीं नई जगह पर जाके शिफ्ट होते हो तो उसका कौन सा रीजन है जिस वजह से आप शिफ्ट होते हो। व्हाट वुड यू लाइक टू टेक अलोंग विथ यू। तो अपने साथ आप क्या ले जाना चाहोगे, किसे ले जाना चाहोगे, अपने साथ क्या क्या ऐसे चीजें हैं जिनको आप अपने साथ ले जाना चाहोगे जब आप वहां से शिफ्ट हो जाओगे कहीं नई जगह पर जाकर रहोगे। तो अब एक नई फैमिली है, एक हरिया नाम का एक व्यक्ति है, उसकी फैमिली के बारे में हम देखेंगे। हरियाज फैमिली लिव्ड इन अ विलेज। हरिया की फैमिली एक गांव में रहती है। ही हैड ए स्मॉल पॉटरी बिजनेस इन द विलेज। उसका एक मिट्टी के बर्तन बनाने का बिजनेस है। हिज इनकम फ्रॉम दैट बिजनेस वाज सो मिगर दैट बैरली कुड ही मैनेज हिज फैमिली। उसकी जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा कम है। मिगर मीन्स होता है बहुत ज़्यादा कम होना। दैट बैरली मीन्स होता है मुश्किल। उसकी इनकम बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से उसकी फैमिली को अपनी फैमिली को चलाने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। हिज सन वर ग्रोइंग अप। उसका बेटा बड़ा होता जा रहा था। वंस डे his friend come to the village and took both his son along with him to the city. एक दिन उसका फ्रेंड आया और उसे अपने साथ और अपने बेटे को लेकर वो सिटी में लेकर गया। टू मेक देम वर्क एट दिस शॉप, और अपनी शॉप पर काम करने के लिए। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज आप इस स्टोरी को आप थोड़ा देख लेना और आगे हम इस चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यह पहली बार है आप घर बैठे ऑनलाइन अध्ययन कर रहे हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन क्या करें, परिस्थिति ऐसी ही है। आप जब भी पढ़ें अपने साथ में बुक्स और एक नोटबुक पेन वगैरह साथ में लें, ताकि कुछ नोट करना हो तो भी करें और पढ़ना हो तो सामने अपनी बुक से भी पढ़ें, क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर आपको समझ में तो आएगा, लेकिन अब नई विधि है, उसके आधार पर हमको करना पड़ रहा है। साइंस में आपके EVS के अंदर जो पर्यावरण की बुक्स है, उसके अंदर फर्स्ट लेसन परिवार से संबंधित है। जो पहला अध्याय है उसके अंदर परिवार का दे रखा है, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार और संयुक्त परिवार। दो फ्रेंड्स थी, संजना और सलमा, दोनों स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन संजना बहुत ही दुखी, परेशान, उदास बैठी हुई थी। सलमा ने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा मध्याह्न रिसेस होगी, उसके बाद में हम बातचीत करते हैं। रिसेस हो गई, दोनों आपस में बैठे। तो सलमा ने पूछा आखिर क्या बात है, आज उदास क्यों है? हम भी करते ना, हमारा कोई फ्रेंड्स उदास होता है तो उसको पूछते भाई आज उदास क्यों है। तो उसी प्रकार संजना ने भी सलमा से पूछा कि आज क्यों उदास है। तो उसने बोला मेरी माँ बीमार हो गई, उसको हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टर ने देखा, बुखार वगैरह आए, घर पे लाए, डॉक्टर ने दवाई दी। अब घर पर आराम कर रही है मम्मी पापा, ताऊ जी यानी कि अंकल वगैरह, आंटी वगैरह, सब उनका ध्यान रख रही है। तो सलमा ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है कि आपके घर पे सारे मेंबर्स, जो घर के सदस्य हैं, वो सभी उनका ध्यान रख रहे हैं। मेरे परिवार के अंदर मेरे मम्मी पापा और भाई बहन ही हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर परिवार की बात हुई कि उसके परिवार में चाचा चाची, दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन सभी थे, बहुत सारे सदस्य थे। और सलमा के परिवार के अंदर मम्मी पापा, बहन या भाई कहो तो एकल परिवार। तो ऐसा परिवार जिसके अंदर बच्चों की परवरिश सिर्फ माता पिता करते हों, जिसमें कम सदस्य हो, वह सदस्य एकल परिवार कहलाता है। और वह परिवार जिसके अंदर चाचा चाची, ताऊ ताऊ जी, मम्मी पापा, दादा दादी जी सभी हो, सभी सदस्य एक दूसरे का सहयोग करके साथ में रहते हैं, तो ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं। तो ये दो प्रकार के परिवार, एकल परिवार और संयुक्त परिवार, जिसमें माता पिता बच्चों का परवरिश ख्याल रखते हैं और जिसके अंदर सारे सदस्य मिलकर घर की देखभाल करना, सबका सहयोग करना, आपस में रहना, तो ये संयुक्त परिवार। आज हम थोड़ा सा ही पढ़ेंगे। इसके अंदर आप देख लो, आपका होमवर्क भी दे देता हूँ कि आप एकल परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं, नाम नोट करो। संयुक्त परिवार में कौन कौन से सदस्य होते हैं, नाम नोट करो। ये घर का कार्य दिया है, ठीक है ना। तो घर का कार्य अपनी कॉपी के अंदर नोट करना। कल मैं फिर आगे का लेसन पढ़ाऊंगा, ठीक है। थैंक यू, शुक्रिया।